जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का केएस रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएस जीके से रिलेटेड 22 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इन 22 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन सही करते हो तो आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, अन्यथा आप में कमी है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि खुद को जांचो कितना जानते हैं आप। ठीक है, यानी कि मैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ उसका मैं फुल डिटेल्स यानी उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सभी मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और हर क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। डेली यहाँ पर आपको बेहतरीन PYQs मिलेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और आने वाले एग्जाम्स में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यानी SSC CHSL का ये प्रीवियस ईयर सेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और केएस रोजगार को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर किसी भी गवर्नमेंट यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बार्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आपका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की ये लोक चित्रकला है जो बार्ली चित्रकला है। आप बार्ली चित्रकला देख सकते हैं, ये कपड़े पर बनाई जाती है इस तरीके से कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका जो ऑप्शन बी सही जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है श्री कृष्ण सिन्हा है। श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नंबर 2, उन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्हें श्री बाबू के नाम से यानी जो श्री कृष्ण सिन्हा हैं इनको बाबू के नाम से भी जाना जाता है और बिहार केसरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है, उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। यानी 1946 से 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वो भी प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है, उन्होंने बैद्यनाथ धाम जो मंदिर है देवघर में जो दलित थे उनको प्रवेश करने का नेतृत्व किया, यानी कि उनकी सराहना की कि इन्होंने कहा कि दलित भी अब मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे। अगला जो पॉइंट है वो ये है, वे गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट है। देखिए, उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ आधुनिक बिहार के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये वास्तुकार भी थे बिहार के। अगला जो पॉइंट है वो ये है, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बिहार के वित्त मंत्री 1957 से 1961 के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो ये बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है, कृष्ण सिंह को जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री होने का श्रेय जाता है। यानी कि जो श्री कृष्ण सिन्हा थे इन्होंने जमींदारी जो प्रथा थी इसको समाप्त किया। ठीक है, ये भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो आपका जो ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रजिया थी, रजिया को 1240 में यानी 1236 में ये बैठी गद्दी पर और 1240 में हटा दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी वह गुलाम वंश की थी। ठीक है, गुलाम वंश की शासक थी और इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट, वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम शासक थी। नेक्स्ट पॉइंट, उसने पर्दा को त्याग दिया और पुरुष वेश में जनता के सामने आई।
नेक्स्ट पॉइंट है, उसने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाया। 1240 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि रजिया को मरवाया गया था। किसने मरवाया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने मरवाया था, कुछ हिंदू डाकुओं के साथ मिलकर के। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने मरवाया रजिया को, किसके साथ? कुछ हिंदू डाकुओं के साथ मिलकर। और इसके बाद जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना था दिल्ली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनबी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी द्वारा किया गया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण, वो भी तुर्की आक्रमण, वो महमूद गजनबी ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है 1025 में उसने सोमनाथ के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर हमला किया और लूटमार की। ठीक है, तो इस लूटमार के चलते महमूद गजनबी ने कम से कम 50,000 हिंदू श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया। अगला जो पॉइंट है वो ये है, प्रसिद्ध मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के राजवंश दिए गए हैं। पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश, जिससे रजिया सुल्तान संबंधित थी। ये 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद आपका आया खिलजी वंश, जो आपका 1290 से 1320 तक रहा। नेक्स्ट जो आया तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक रहा। नेक्स्ट जो है सैयद वंश, 1414 से 1451 तक रहा। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत के राजवंश थे। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ठीक है, तो ये आपकी जो सरकार है ओडिशा सरकार है। ठीक है, ओडिशा सरकार ने फुटबॉल फॉर ऑल जो है लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है 10 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है फुटबॉल फॉर ऑल, यह ओडिशा में फीफा द्वारा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। ठीक है, यानी किसके साथ साझेदारी है? कलिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा जो आपका है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, तो इन दोनों की साझेदारी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये फुटबॉल फॉर ऑल यानी सभी के लिए फुटबॉल। ठीक है, तो स्कूली बच्चों को फुटबॉल के लिए बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपके पॉइंट दिए गए हैं। संगठन उत्कल सम्मिलानी, जो आपका संगठन उत्कल सम्मिलानी का जो गठन है 1903 में ओडिया भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में एकीकृत करने की मांग के लिए किया गया था। तो जो आपका संगठन उत्कल सम्मिलानी है इसका गठन कब हुआ? 1903 में। किस लिए हुआ? जो ओडिया भाषी क्षेत्र हैं उनको एक राज्य में एकीकृत करने के लिए इसका गठन किया गया था। किसका? संगठन उत्कल सम्मिलानी का। ये याद रखना है प्रश्न। अगला जो पॉइंट है वो ये है, बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था। तो समझिए, बिहार और उड़ीसा जो प्रांत था इसका गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। और बिहार और उड़ीसा अलग अलग कब हुए? तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उड़ीसा का नया प्रांत भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भाषाई आधार पर बनाया गया था, जिसमें पहले गवर्नर के रूप में सर जॉन ऑस्टन हबबैक थे। ठीक है, यानी जो उड़ीसा का नया प्रांत था वो ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया, लेकिन किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बनाया गया। तो यहाँ का जो प्रांत बनाया गया था इसके जिसमें पहले गवर्नर कौन थे? सर जॉन ऑस्टन हबबैक। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है, 15 अगस्त 1947 को उड़ीसा में शामिल होने के समझौते पर 27 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को उड़ीसा में शामिल होने के समझौते पर
27 रियासतों ने हस्ताक्षर किए थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर प्रश्न जितने भी सही करें उसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, केएस रोजगार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, कार्लोस एल्कराज। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ये हैं कार्लोस एल्कराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे आपके पॉइंट दिए गए हैं। कार्लोस एल्कराज गार्सिया का जन्म 5 मई 2003 को मर्सिया, स्पेन में हुआ। कार्लोस एल्कराज का पूरा नाम क्या है? कार्लोस एल्कराज गार्सिया। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ? 5 मई 2003 को। कहाँ हुआ? मर्सिया, स्पेन में। ठीक है, अगला पॉइंट है, उन्होंने 3 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया और स्पेन के बिलेना में जुआन कार्लोस फेरेरो टेनिस अकेडमी में प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, जो आपके कार्लोस एल्कराज थे, इन्होंने 3 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है, एल्कराज 2018 में 15 साल की उम्र में पेशेवर बने। 2019 में उन्होंने स्पेन के मनाकोर में ITF M15 में अपना पहला पेशेवर खिताब जीता था। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इनको नोट करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, 2020 में एल्कराज ने 16 साल की उम्र में अपना पहला ATP चैलेंजर खिताब जीता। एक दशक में ATP चैलेंजर इवेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, कार्लोस एल्कराज गार्सिया ने US ओपन 2022 टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब में रूड को 4 सेट के रोमांचक मुकाबले में हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक है, तो अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको नोट जरूर कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो जो आपका फीफा महिला विश्व कप 2023 है, इसकी जो मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपके पॉइंट दिए गए हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, फीफा ने अपने निर्णय की घोषणा अपनी गवर्निंग काउंसिल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक वोट के बाद की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत संयुक्त बोली को फीफा परिषद के सदस्यों द्वारा डाले गए 35 वैध मतों में से 22 प्राप्त हुए। साथ ही कोलंबियाई फुटबॉल संघ ने 13 मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जो आपका पॉइंट दिया गया है, फीफा के फैसले का अर्थ है दक्षिण अमेरिका अभी भी अपने पहले महिला विश्व कप की मेजबानी का इंतजार कर रहा है, एक टूर्नामेंट जो पहली बार 1991 में खेला गया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है जो खुद को एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में वर्णित करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर और भी पॉइंट दिए गए हैं। यह एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। मुख्यालय इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, रू सेंट होनोरे, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, मुख्य अंग फीफा कांग्रेस और स्थापना का स्थान पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 8 शहरों में। ठीक है, 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है एमपी में आयोजित किया जाएगा। तो 8 शहर हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 8 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। खेल
आयोजन में 8,500 से अधिक एथलीट और खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी पॉइंट हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2016 में हुई थी। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसने देश के युवाओं को खेलों में अपना प्रदर्शन और प्रतिभा दिखाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी मंच प्रदान किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश अब हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता दिखा रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री ने खेलों के अधोसंरचना में सुधार कर निशानेबाजी और जल क्रीड़ा का बड़ा अधोसंरचना तैयार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण के संबंध में सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए सही जाएगा। कोलाइडी बिस्मांगी मिश्रण होते हैं जिनमें कणों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, जो कोलाइडी होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं और कणों का आकार छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, मिश्रण को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, समांगी और बिस्मांगी। सजातीय मिश्रणों में एक समान संरचना होती है जबकि विजातीय मिश्रणों में एक समान संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों जैसे निस्पंदन, आसवन, क्रोमैटोग्राफी आदि के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है, किसी द्रव या गैस से ठोस को अलग करने के लिए निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कोई द्रव है या गैस है, उसे ठोस को अगर हम अलग कर रहे हैं तो निस्पंदन विधि का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो आपका ऑप्शन ए चैडविक सही जाएगा। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जेम्स चैडविक ने एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, परमाणु किसी भी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई है। अगला जो पॉइंट है, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश वहन करता है। प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन एक धनावेशित और एक न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला जो पॉइंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर दिया गया खोजकर्ता और तत्व। अगर हम जेम्स चैडविक की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की, ये तो क्लियर हो गया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की। ईंट पर नाचे कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान कर लीजिए। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और यूजेन गोल्डस्टीन ने नाभिक में धनावेशित कण की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, धिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही हो जाएगा। जो धिनोदर पहाड़ियाँ वो गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, ये है धिनोदर पहाड़ियाँ, आप इधर फोटो में देख सकते हैं, ये धिनोदर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, धिनोदर पहाड़ियाँ भारत के गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक सुंदर पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पहाड़ियाँ गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं जो एशियाई शेरों की आबादी के लिए जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है, पहाड़ियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है और आसपास के परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अगला जो पॉइंट है, यह क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि पहाड़ियों में और उसके आसपास कई प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है पहाड़ी का नाम, स्थान और ऊंचाई मीटर में। ठीक है, अगर हम सैडल पीक की बात करें, सैडल चोटी की बात करें तो ये अंडमान व निकोबार में स्थित है। ठीक है, द्वीप समूह पर स्थित है, 732 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट भी आपके अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 383 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट जो है बिल्सन हिल्स है, यानी जो बिल्सन पहाड़ी है वो गुजरात में स्थित है, 1167 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट जो है पावागढ़ पहाड़ी, तो पावागढ़ पहाड़ी जो है ये गुजरात में स्थित है, 822 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट जो है छोटा नागपुर पठार, ये आपका झारखंड में है और इसकी औसतन जो ऊंचाई है 700 से 900 मीटर है। नेक्स्ट जो है बिल्सन पॉइंट कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए बिल्सन
यहाँ पर था विल्सन हिल्स गुजरात में और विल्सन पॉइंट महाराष्ट्र में, अलग अलग है दोनों। 1450 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट जो है आपकी कलसवाई चोटी महाराष्ट्र में है, 1646 मीटर की ऊंचाई पर। और नेक्स्ट जो है माथेरान हिल, ये भी आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका प्रश्न नंबर 11 दिया गया है। भारत का पहला 24/7 यानी 24/7 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा जो गांव है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हर घर में सौर ऊर्जा लगवाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया गया वो ये है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यह गांव अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गांव में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र पूरे गांव की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न करता है, जिससे यह बिजली मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और सहाय योजना के तहत पहल की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है वो है, कर्नाटकी संगीत कहाँ तक सीमित है? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यानी कि दक्षिण के जो राज्य हैं वहीं तक कर्नाटक के जो संगीत है वो सीमित है, जो कर्नाटक के आसपास के राज्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। कर्नाटक की संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूपों में से एक है। अगला जो पॉइंट है, यह दक्षिणी भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक ही सीमित है, जबकि देश के बाकी हिस्सों का शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी के नाम से है, ठीक। अगला जो पॉइंट है, कर्नाटकी संगीत में मुख्य जोर स्वरों पर है। अगला जो पॉइंट है, संगीत पारंपरिक सप्तक रूप से बनाया गया है और संगीत कृति आधारित है और साहित्य या संगीत के टुकड़े की गीतात्मक गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट इनको नोट जरूर करते जाइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो केएस रोजगार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको मैंने एक एक करके बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़, इस प्रश्न पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे इससे संबंधित कुछ एडिशनल पॉइंट्स जान लीजिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं। अगला जो पॉइंट है, कर्क रेखा अक्षांश की एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के लगभग 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह अक्षांश के 5 प्रमुख वृत्तों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्रों को चिन्हित करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय पसंद का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर पुरस्कार जो आपका फिल्म की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ये जो फिल्म थी वो शेरशाह फिल्म थी, ठीक है। ये शेरशाह फिल्म थी और शेरशाह फिल्म का आपने गाना भी सुना होगा, ठीक है। ये शेरशाह फिल्म है, एक बार जरूर आप देखना। आगे बढ़ते हैं। आगे इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, फिल्म फेयर पुरस्कार भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। जो फिल्म फेयर पुरस्कार है वो भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। अगला जो पॉइंट है, उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड भी कहा जाता है, में उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, पुरस्कारों को पहली बार 1954 में पेश किया गया था और तब से यह भारतीय फिल्म कैलेंडर में सबसे बहुपरीक्षित घटनाओं में से एक बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1954 आपको ध्यान रख। और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है,
क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 13 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपका क्षोभ मंडल है इसकी जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखिए। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जो सतह से लगभग क्षोभ मंडल की पृथ्वी वायुमंडल की सबसे निचली परत है 7 से 12 किलोमीटर, ठीक है, की औसत ऊंचाई तक फैली हुई है। अगला जो पॉइंट है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई स्थान, मौसम और मौसम की स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। हालांकि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 11 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका प्रश्न नंबर 16 दिया गया है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1918 में। ठीक है, जो खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह किया था वो 1918 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका इससे संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए। पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। और दूसरा पॉइंट है, सत्याग्रह किसानों के समर्थन में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, विशेष रूप से किसानों पर लगाए गए उच्च करों के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अगला जो पॉइंट है, सत्याग्रह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा और इसने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्थापित करने में मदद की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, वह एक भारतीय वकील, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। वह भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। अगला जो पॉइंट है, उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है, गांधी को राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करने के लिए उनके अहिंसक विरोध यानी सत्याग्रह के सिद्धांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट बताए गए हैं इनको नोट जरूर कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं। और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक प्यारा सा लाइक कई विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे जो पॉइंट दिए गए हैं वो है, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। किसका? महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में निधन हो गया, और इस दिन को शहीद दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में? तो इस दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, उनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है। ठीक है, अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे। तो पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो आपका चलाया गया था 1917 में। नेक्स्ट जो आपका आंदोलन था खेड़ा आंदोलन 1918 में चला था। अगला जो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन 1919 में चला, और अगला जो है असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा गया 1930 में, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में चला था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला। तो ये आंदोलन थे जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिपीटर। ठीक है, नाम ये रिपीटर है, और रिपीटर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, थैलोफाइटा को। ठीक है, थैलोफाइटा को किसके रूप में जाना जाता है? शैवाल के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है थैलोफाइटा से संबंधित। तो देखिए, इन थैलोफाइटा जो होते हैं, इन पौधों का शरीर जड़ों, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। जो थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, इनमें ना तो जड़ें होती है, ना तो तना होता है, ना ही पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, उन्हें आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी झील और तालाब में मिलेंगे। अगला जो है ब्रायोफाइटा।
तो ब्रायोफाइटा के बारे में जान लीजिए। ये छोटे स्थलीय पौधे हैं, वे तने, पत्ती जैसी संरचनाओं और जड़ों जैसी संरचनाओं के साथ शरीर के डिजाइन में भिन्नता दिखाते हैं। ठीक है, इनमें देखिए तने भी होते हैं, पत्ती भी होती है और जड़ भी होती है, लेकिन भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा चालन के लिए एक विशेष ऊतक होने के अलावा पौधे का शरीर जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित होता है, यानी इसमें भी जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं। उसका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दिया गया एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी। एंजियोस्पर्म बीज वाले पौधे हैं, बीज ऊतकों के अंदर विकसित होते हैं जो पौधे के फल बनाने के लिए संशोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? बीज वाले पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, यानी 19 नंबर प्रश्न। MS एक्सेल 365 में ओपन वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। Ctrl+W का हम प्रयोग करेंगे, यानी कंट्रोल दबा करके, कंट्रोल को लगातार प्रेस करके हम W को प्रेस करेंगे, तब हम क्या करेंगे? MS एक्सेल 365 को बंद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए ज़्यादातर यही पूछा जाता है। सबसे पहला है Ctrl+N दबा करके हम क्या करते हैं? एक नया दस्तावेज बनाएंगे, किसमें? MS एक्सेल में। ओके, और Ctrl+O दबा करके हम एक मौजूदा दस्तावेज खोलेंगे, और Ctrl+S दबा करके हम दस्तावेज सहेजेंगे, यानी सेव करेंगे, और Ctrl+W बनाकर एक दस्तावेज को हम बंद करेंगे, और Ctrl+Z किसी क्रिया को पूर्ववत करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बैक आ सकते हैं। अगला जो है Ctrl+Y एक क्रिया को फिर से करें। और नेक्स्ट जो पॉइंट है अल्टो और प्लस कंट्रोल और प्लस S को दबा करके एक विंडो को विभाजित करें, विभाजित दृश्य को हटा दें। ठीक है, और Ctrl+Alt+B प्रिंट आउट व्यू। ठीक है, और Ctrl+Alt और आपका O आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी दिए गए हैं। Ctrl+Alt और +N दबा करके हम ड्राफ्ट व्यू देख सकते हैं। Ctrl+F2 दबा करके हम प्रिंट प्रीव्यू व्यू कर सकते हैं, यानी जो Ctrl+F2 दबा करके हम प्रिंट व्यू प्रीव्यू कर सकते हैं। और F1 से हम हेल्प पेन खोलें। ठीक है, जब हम किसी कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ ओपन करते हैं तो F1 का यूज करते हैं। F12 इस रूप में सहजे संवाद बॉक्स खोलें। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, उस कुंजी का उपयोग करके किसी भी कॉपी डेटा पेस्ट के लिए Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, यानी कि कॉपी डेटा को हम पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। और Ctrl+X का हम प्रयोग कब करते हैं? शॉर्टकट का प्रयोग किसी भी डाटा को कट कर कहीं और पेस्ट करने के लिए किया जाता है, Ctrl+X। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? जो आपका कॉपी किया हुआ डाटा होता है उसको हम अदर जगह क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। अगला जो है Ctrl+C शॉर्टकट का प्रयोग डाटा कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी कंट्रोल और प्लस हम C दबाएंगे तो आपका जो भी आप कॉपी करोगे वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो इंदौर है भैया, इंदौर मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है ये सबसे स्वच्छ है 2022 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन C सही जाएगा, 355 आर्टिकल के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और भी पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 355 में कहा गया है यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए और यह सुनिश्चित करें कि हर राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। ठीक है, तो 355 अनुच्छेद में यही कहा गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारतीय संविधान का भाग 18 अनुच्छेद को परिभाषित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है,
भारतीय संविधान के भाग 18 में निम्नलिखित 3 आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। पहली स्थिति सामान्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र का टूटना, जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। और तीसरी आपके वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ये होती है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो 3 आपातकाल घोषित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अनुच्छेद 359 क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल यानी सामान्य आपातकाल होगा, उसके दौरान मौलिक अधिकारों का परिवर्तन करेगा, ठीक है, और उसके लिए किसी भी अदालत में जाने के लिए उन अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है अनुच्छेद 354 राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करता है, जबकि आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में है। अगला जो है 356 अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को संघ से वापस लेने का अधिकार देता है। जो आपका अनुच्छेद 356 है वो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य के कार्यकारी और विधायी शक्तियों को संघ से वापस लेने का उसको अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 357 आपसे कहता है केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो दिया गया अनुच्छेद 353 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 353 आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव से संबंधित है। अगला जो पॉइंट है संसद को किसी भी राज्य पर आपातकालीन कानून लागू करने की शक्ति दी गई थी जो उस राज्य से अलग है जिसमें आपातकालीन घोषणा लागू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अनुच्छेद 358 दिया गया है और अनुच्छेद 358 क्या कहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक सीमित है। अगला जो पॉइंट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। जो भाषण और अपने बातों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है एक बार भारत में आपातकाल घोषित हो जाने के बाद अनुच्छेद 358 स्वतः ही इन अधिकारों को निलंबित कर देता है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार होते हैं यानी किसी भी प्रकार का जो अधिकार होता है अनुच्छेद 358 स्वतः ही निलंबित उन्हें कर देता है जब आपातकाल घोषित होता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 358 केवल बाहरी आपातकाल के मामले में काम करता है और आंतरिक गड़बड़ी के मामले में नहीं, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 358 है, ये बाहरी आपातकाल पर ही वर्क करेगा, आंतरिक गड़बड़ी पर नहीं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, ठीक। आपका आर्टिकल 19 के तहत आर्टिकल 358 जो है आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान क्या करता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम्स में आता है, मतलब कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए कनाडा का संविधान सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है, यहाँ से लिया गया। एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ठीक है, कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली गई है। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति है ये भी कनाडा संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था उसके तहत ये 5 चीज़ें ली गई। पहला संघीय प्रणाली, दूसरा न्यायपालिका की शक्ति, तीसरा लोक सेवा आयोग, चौथा राज्यपाल कार्यालय और पांचवा जो है प्रशासनिक विवरण। तो ये 5 चीज़ें जो हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली गई है। आगे देखिए, आगे अगर हम अमेरिका के संविधान से बात करें
तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक समीक्षा ली गई है, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका संविधान से लिया गया है, और 5वां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये भी कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। और उपाध्यक्ष का जो पद होता है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें ब्रिटेन का संविधान था, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया। संसदीय सरकार ब्रिटेन से, कानून का शासन ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से, विशेषाधिकार संबंधी लेख कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है, तो इतने सारे जो कानून हैं वो ब्रिटेन संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आयरिश से क्या क्या लिया गया है, आयरिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो डीपीएसपी की एसपी जो है ये आयरिश से लिया गया है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी आयरिश के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो भी आयरिश के संविधान से लिया गया है। और रूस यानी सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य रूस से, और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से, रूस में। ठीक है, तो रूस से ये 2 चीज़ें ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर हम बात करें फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो गणतंत्र फ्रांस से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श ये भी फ्रांस से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से जोड़ी गई। और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई। तो इतनी सारी चीज़ें क्या चीज़ किस देश के संविधान से ली गई वो मैंने आपको बता दी है, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे आपकी सफलता हमारा टारगेट है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब केएस रोजगार यूट्यूब चैनल। तो केएस रोजगार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।